हेलो एवरीवन, हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आपके कई सारे एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, तो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिएगा। ठीक है, तो हम अपनी जो करंट अफेयर्स की क्लास है उसको कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये है विश्व विरासत दिवस, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ये प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम देख लेते हैं। थीम 2024 की थीम है वो क्या है? वो है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। देखिए, आजकल एग्जाम में थीम्स पूछी जाती हैं, तो आपको जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उनकी थीम जरूर याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में बहुत आ रही है। और देखिए, हम इसकी प्रीवियस ईयर की थीम भी देख लेते हैं। 2023 की थीम थी हेरिटेज चेंजेस। चलिए अब हम इसकी एक बार हिस्ट्री जान लेते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या है? एक्चुअल में 1983 में क्या हुआ था, यूनेस्को की एक महासभा का जो सम्मेलन था, उसके दौरान 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? ये है पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल हैं, उनके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब भारत की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये भारत की हेरिटेज साइट्स हैं जितनी भी हैं। तो वर्तमान में बात करें तो भारत में 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से हमारी 34 जो हैं वो कल्चरल हैं, सांस्कृतिक हैं, और जो 7 हैं प्राकृतिक हैं। ठीक है, एक कंचनजंगा की बात कर लेते हैं, ये मिक्स है। ठीक है, अब वर्तमान जो अभी फिलहाल में हमारी जो हेरिटेज साइट्स बनी है वो कौन सी बनी है? तो देखिए, 41 नंबर पर बनी है हमारी शांति निकेतन, जो कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। दूसरी बनी है होयसल मंदिर, जो कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, यूनेस्को, ये यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है, यूनेस्को। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म देख लेते हैं। ये है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। और अभी यूनेस्को के चीफ कौन है? ऑड्रे अजोले। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमने कवर किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का जो जीडीपी विकास है वो अनुमान 6.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो देखिए, जो आईएमएफ ने पहले जो अनुमान लगाया था वो लगाया था 6.5%, पर तुम वर्तमान में से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 6.8% इसे कर दिया है। चलिए नेक्स्ट, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, आईएमएफ ने, मैंने आपको बताया ना 6.8 था पहले, 6.5 था, अब 6.8 कर दिया है। ये जो 6.5 है ये इन्होंने जनवरी 2024 में बताया था। ठीक है, जीडीपी विकास की मांग क्यों ऐसा लग रहा है, क्यों अपडेट हो रहा है, क्यों ये बढ़ रहा है? एक्चुअली में इसका जो डिमांड है वो है घरेलू मांग, जो घरेलू है प्रोडक्ट्स उनकी मांग। आगे देख लेते हैं। अच्छा, एक तो ये आईएमएफ है। एक्चुअल में वर्ल्ड में कई सारे ऐसे संस्थान हैं जो किसी भी देश की जीडीपी वो करते हैं, एक बार हम इसे अनुमान लगाते हैं वो उसका। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं अपनी। आरबीआई ने क्या कहा है कि भारत की जीडीपी कितने रहने का अनुमान है इस वर्ष? 7%। एडीबी की बात कर लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, उसने भी कहा है भारत की जीडीपी 7% रहने का अनुमान है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है भारत की जीडीपी 7.5% रह सकती है। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं आईएमएफ की। आईएमएफ क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। इसके प्रबंध निदेशक कौन है? वो है क्रिस्टीना जॉर्जिया। चलिए बात कर लेते हैं आगे। क्वेश्चन है, लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ये सम्मानित किया गया है अमिताभ बच्चन को। इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ये इन्हें सम्मानित, ये अवार्ड दिया जाएगा इन्हें 24 अप्रैल को। इसका और इसका जो मास्टर्स दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है वो किसे दिया जा रहा है? वो दिया जा रहा है रणदीप हुड्डा को। ठीक है, और जो मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है संगीत के क्षेत्र में किसे दिया जा रहा है? वो दिया जा रहा है ए आर रहमान को। ठीक है,
तो एक ये देख लेते हैं, ये जो पुरस्कार है गायिका जो लता मंगेशकर हमारी थी, उनके सम्मान में ये दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2022 में। ये एक वार्षिक पुरस्कार है जो प्रतिवर्ष दिया जाता है और ये किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र और देश के लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देखिए, इसके जो पहले प्राप्तकर्ता थे 2022 में, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। 2023 में कौन थी? आशा भोसले जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो देखिए, जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है, इसमें भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं। जान लेते हैं। देखिए, आपको पता है, ये हमने पहले भी कवर किया था कि 11 से 16 तक किर्गिस्तान के बिश्केक में जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई है। इसमें भारत ने 9 पदक जीते हैं, जिसमें भारत ने क्या किया है, 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। देखिए, गोल्ड मेडल नहीं आया है, 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज आए हैं और भारत 9वें स्थान पर रहा है 9 पदकों के साथ। देख लेते हैं भारत के जो पदक विजेता हैं। देखिए, आप एक बार देख लीजिए, सिल्वर मेडल जो है वो 4 आए हैं और कौन कौन लेकर आया है। उदित लाए हैं मेंस में 75 किलोग्राम में, राधिका लाई हैं 68 किलोग्राम में, अंजू लाई हैं 53 केजी में, हर्षिता लाई हैं 72 केजी में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ब्रॉन्ज मेडल की, जो मिले हैं 5। अभिमन्यु लाए हैं 70 केजी में, विक्की लाए हैं 97 केजी में, शिवानी पवार लाई हैं 50 केजी में, अंतिम लाई है 65 केजी में, मनीषा लाई है 62 केजी में। कुल मिलाकर देखा जाए तो वुमेन्स का दबदबा रहा है। ठीक है, तो देखिए, इसका आयोजन करता कौन रहे हैं? एशियाई एसोसिएटेड कुश्ती समिति। हमने ये पहले भी कवर किया है कि जो पुरुष टूर्नामेंट है वो 1979 में स्टार्ट हुए थे और जो महिला टूर्नामेंट है वो 1996 में स्टार्ट हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, जो स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है वो संजना सांघी को नियुक्त किया गया है। संजना सांघी कौन है? ये एक एक्ट्रेस और कलाकार हैं जिनको स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दरअसल ये यूएनडीपी यूथ चैंपियन है। ठीक है, ये एक बॉलीवुड स्टार है और ये क्या करेंगे, स्पेस इंडिया की ओर से लोगों को स्पेस एजुकेशन के लिए जागरूक करेंगे। ठीक है, लोगों को उसके बारे में बताएंगे। देखिए, ये स्पेस इंडिया है, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। ये कंपनी क्या करती है, स्कूल के बच्चों को स्पेस एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, उन्हें एजुकेट करती है। ठीक है, और साइंटिफिक वर्क है, साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं, उनके बारे में बताती है, सिखाती है, वो करना है तो प्रमोट करती है ये कुल मिलाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस संगठन द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 रिपोर्ट जारी की गई है? तो देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये जारी की जाती है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसके फुल फॉर्म हम ठीक से जान लेते हैं, यूएनएफपीए। इसे हम कहते हैं द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड फॉर, ये इसे हटा दीजिए, वैसे पॉपुलेशन एक्टिविटीज ही है। तो ये क्या है, नेशनल यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एक्टिविटीज। ठीक है, द्वारा क्या है, इसकी द्वारा ये वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट का एक बार रिजल्ट हम देख लेते हैं क्या रहा है। देखिए, इसने कहा है कि भारत की जो अनुमानित जनसंख्या है वो कितनी रहने की, वो है 144.17 करोड़। अब तक जो हम आंकड़े पढ़ रहे थे वो है 2011 के, परंतु जो एक अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या है कि वो ये है कि हम पॉपुलेशन में विश्व में नंबर 1 पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो भारत, बात करें तो भारत अभी वर्तमान में विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। भारत के बाद कौन है? चीन, जिसमें 142.5 करोड़ की जनसंख्या है। ठीक है, तो देखिए जान लेते हैं, भारत की जो जनसंख्या है वो अगले 77 वर्षों में दुगनी होने की संभावना है और भारत की जो अनुमानित जनसंख्या है उसकी 24% आबादी कितनी है? 0 से 14 वर्ष की है, जबकि 17% जो आबादी है वो 10 से 19 आयु सीमा की है। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जान लेते हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि 2006 से 2023 में भारत में जितने भी विवाह हुए हैं उनके 23% बाल विवाह हुए हैं। देखिए कितने कदम उठाए जा चुके हैं इसके लिए, सरकार भी क्या से क्या नहीं कर रही, लेकिन फिर भी बाल विवाह अभी भी जारी है। और देखिए, इतने वर्षों में, इन 15 वर्षों में 23% जो विवाह हुए हैं वो बाल विवाह हैं। देखिए,
ये हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ कुछ ऐसे अपवाद बने हुए हैं, ऐसे रिचुअल्स हैं जिन्हें मिटाना वाक़ई बहुत मुश्किल है। और देखिए, चलिए जान लेते हैं आगे। देखिए, इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि जो पुरुषों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो पुरुषों की जीवन प्रत्याशा है, वो 71 ईयर्स है, जबकि महिलाओं की क्या है 74 है। महिलाएँ आगे हैं। बात कर लेते हैं भारत में जो मातृ मृत्यु दर है उसमें काफ़ी गिरावट आई है, जो कि दुनिया भर में ऐसे सभी मौतों का 8% है। अब बात कर लेते हैं ये क्या है? यूएनएफपीए। देखिए ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। इसका कार्य क्या है? महिला, पुरुष और बच्चों के अधिकारों के लिए कार्य करना है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो देखिए ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। इस इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, उसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो कौन है? एस सोमनाथ हैं। उन्होंने घोषणा की है कि भारत का जो लक्ष्य है मलबा मुक्त अंतरिक्ष का वो 2030 तक है। और अंतरिक्ष में जो मलबा या कचरा है उसको क्या कहते हैं? डेब्रिस कहा जाता है। ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डेब्रिस। ठीक है, चलिए इसरो के बारे में जान लेते हैं। देखिए जब भी हम आपको ये पढ़ाते हैं तो उसके बारे में हम आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जरूर बताते हैं, चाहे इसरो है, चाहे डीआरडीओ है, चाहे जो भी है। चलिए जान लेते हैं ये क्या है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके संस्थापक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चर्चित श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर जो है भद्राचलम, किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये स्थित है तेलंगाना में। जान लेते हैं कि जो श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर है, इसमें क्या है? कल्याण उत्सव शुरू हो गया है, इसलिए ये अभी चर्चा में है। तो ये क्या है? भगवान राम का प्रसिद्ध मंदिर है। ये कहाँ स्थित है? तेलंगाना राज्य के भद्राचलम में, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसे दक्षिण की अयोध्या भी कहते हैं। चलिए हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये है मैप में तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना कब बना है? ये 2 जून 2014 को बना है। तेलंगाना के सीएम कौन है? ये है रेवंत रेड्डी, यहाँ के सीएम है। यहाँ के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन, यहाँ के गवर्नर हैं। तेलंगाना में जो मुख्य भाषा है वो तेलुगु है, और जो दूसरी लैंग्वेज है वो उर्दू है। ठीक है, तेलंगाना की कैपिटल क्या है? वो हैदराबाद है, जिसे हैदराबाद को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है? देखिए ये बना है नाइजीरिया। बात कर लेते हैं। जो अफ्रीकी देश है नाइजीरिया, ये मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, बात करते हैं। WHO द्वारा अप्रूव्ड किया गया है इसे, और इस वैक्सीन का नाम है मैन 5 CV मैन 5 ओब्लिक मैन 5, ये वैक्सीन का नाम है। ठीक है, तो ये वैक्सीन क्या करेगी? ये जो वैक्सीन है ये 5 प्रकार के बैक्टीरिया है जिनका नाम है मेनिंगोकोकस। 5 प्रकार हैं, ग्रुप ए, सी, वाई, वैंड, एक्स, इनसे बचाएगा। ये जो टीका है ये 9 महीने से लेकर 85 वर्ष की आयु तक के लोगों को लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए जान लेते हैं। वैक्सीन को पाथ और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा यूके सरकार के वित्तीय सहायता से बनाया गया है। ठीक है, इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी योगदान दिया है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, मेनिंजाइटिस के बारे में जान लेते हैं। मेनिंजाइटिस क्या है? ये एक संक्रामक रोग है, यानी इन्फेक्टियस रोग डिसीज है। मेनिंजाइटिस क्या है? दरअसल ये क्या है? मस्तिष्क, माइंड, जो दिमाग है उसमें और रीढ़ की हड्डी की झिल्लियों को इफेक्ट डालता है। ठीक है, जिन्हें हम मेनिंजेस कहते हैं। तो मेनिंजाइटिस क्या है? ये विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और पैरासाइट्स के कारण होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नाइजीरिया की। तो देखिए ये अफ्रीका का मैप है, और अफ्रीका में ये नाइजीरिया, ये रहा नाइजीरिया। ठीक, नाइजीरिया की बात करते हैं तो नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? ये है अबुजा सिटी। नाइजीरिया की करेंसी की बात कर लेते हैं। नाइजीरियन नायरा यहाँ की करेंसी है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? ये है बोला अहमद तिनुबू, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। यहाँ के पीएम की बात कर लेते हैं। ये है अलहाजी तवाफा बलेवा, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो
जो नाइजीरिया है, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नाइजीरिया जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा ऑयल और गैस प्रोड्यूसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है 17 अप्रैल को गुजरात के माधवपुर में मेला शुरू हो गया है, जिसे माधवपुर मेले के नाम से जानते हैं। माधवपुर जो मेला है किसकी याद में आयोजित किया जाता है? तो देखिए, ये जो मेला है ये क्या है, भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में मनाया जाता है। तो क्या है, 17 अप्रैल को गुजरात के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, ये पोरबंदर गुजरात के माधवपुर में इस मेले का उद्घाटन करेंगे। ये जो मेला है 17 से 21 अप्रैल तक चलेगा। इसका पूरा नाम है माधवपुर मेला। ये कृष्ण और रुक्मणी की याद में मनाया जाता है। ऐसा मानते हैं यहाँ कि माधवपुर वह स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण और रुक्मणी ने विवाह किया था। के बारे में जान लेते हैं। माधवपुर मेले का संबंध जो है अरुणाचल प्रदेश से भी है। अरुणाचल प्रदेश की जो जनजाति है मिश्मी, ठीक है, क्वेश्चन देखिए जनजाति जो है उन्हें आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जनजाति बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। हम एक वीडियो बना देंगे आपकी जितनी भी जनजाति हैं उनके ऊपर, ठीक है, हम एक वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आपको सभी का रिवीजन करा देंगे। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जो किवंदंती के अनुसार क्या है कि मिश्मी जो जनजाति का वंश है वो महान शासक भीष्मक से जुड़ा है, जो रुक्मणी के पिता और भगवान कृष्ण के ससुर थे। ठीक है, तो गुजरात के अन्य मेले और उत्सव देख लेते हैं। ये रण उत्सव है, ये क्या है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। एक है शामलाजी मेला, ये गुजरात का एक लोकप्रिय त्योहार है। मोढेरा नृत्य, मोढेरा नृत्य क्या है, ये भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। भवनाथ महादेव मेला, वोथा मेला, ये यहाँ के प्रसिद्ध मेले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको कल की क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिएगा पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बिना नेगेटिव हुए आप एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम आपको अपनी अगली वीडियो में।